उसने गहरा सांस लेकर सोफे से टेक लगाकर आंखें मूंद लीं, जैसे पता नहीं कितना थका हुआ हो और अब जाकर कहीं आराम करने का वक्त मिला हो। सफ़र तो वाकई बहुत तवील काट के आया था, तने तन्हा, बिना किसी इस उम्मीद के बरसों से चल रहा था। आज मंजिल पर पहुंचा था। 9 साल से वो इस मर्ज में मुब्तला था। सबसे मिलकर वो फौरन बाहर निकल गया कि कहीं कोई उसकी आंखों में नमी ना देख ले। माहिमा को संभालना मुश्किल हो गया था, क्योंकि आप सब ने मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ तो जो किया सो किया, उसके साथ क्यों किया ये? इतनी बड़ी कुर्बानी मांग ली उससे आप लोगों ने, मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। मैं तो कभी उससे नज़रें भी नहीं मिला सकूंगी। आप लोगों के एहसानों तले दबा वो मेरी ज़ात का अनचाहा बोझ बर्दाश्त करता रहेगा सारी उम्र। या अल्लाह, इतनी अर्ज़ा क्यों कि मेरी ज़ात? कितना बोझ बन गया है मेरा वजूद सबके लिए। वो मुसलसल रो रही थी और सबको भी रुला रही थी। महिमा, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, क्यों पागलों वाली बातें कर रही हो? हम क्या तुम्हें इतने बेवकूफ़ नज़र आते हैं कि यूं एहान के साथ ज़बरदस्ती करेंगे? बीजान ने उसे समझाने की कोशिश की। जैसे मेरे साथ किया है वैसे ही उसे भी राज़ी कर दिया होगा ना, वरना उसे क्या पड़ी कि मुझसे शादी करता? उसे क्या कमी थी लड़कियों की? बल्कि वो शॉपिंग मॉल वाली लड़की याद है ना फरवा तुम्हें? वो कैसे फ़िदा थी। ऐसे जानी कितनी ही लड़कियां पागल होंगी उसके पीछे। वो ऐसी हसीन कंवारी लड़कियां छोड़कर मुझसे शादी क्यों करने लगा? उसका गला अब दुखने लगा था। दिल कर रहा था खुद को ख़त्म कर ले। माहिमा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर इतना ही वो खुश होता या उसकी मर्ज़ी शामिल होती तो यूं निकाह के फ़ौरन बाद हवेली से ना चला जाता। अरूसा बेगम मज़ीद उसे बदगुमान करने को आई थी। मामा प्लीज़। इरहा ने माँ को खामोश करवाना चाहा। क्या प्लीज़? जाओ जाकर देख कर आओ। मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ अब? वो तो तब ही निकल गया था। इससे तो साफ जाहिर है ना ये बात। अरूसा बेगम बाज नहीं आई। सबने एक तासुफ भरी नज़र उस पर डाली। माहिमा हवास खोती बीजान की जानिब ढलक गई। माहिमा, वो सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। लो, हो गए ड्रामे शुरू, वो नखुवत से कहकर बाहर चल दी। उनका काम हो चुका था। जल्दी से अरमान को बुलाओ, देखे आकर बच्ची को क्या हुआ है। ज़ारून और अरमान के साथ ही मुराद भी अंदर दाखिल हुआ। इरहा हैरान हुई, ये कब आए? क्योंकि वो कुछ दिनों से किसी काम के सिलसिले से आउट ऑफ सिटी था। यकीनन अभी निकाह के लिए आए होंगे। फ़िक्र ना करें, बस स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई हैं। मैंने स्कून का इंजेक्शन लगा दिया है। जब ही मीर शाह भी वहीं चला आया। बेटा, एहान कहाँ है? वो यूं क्यों उठ के चला गया? बीजान परेशान क्यों हो रही हैं? किसी काम के लिए कॉल आ गई थी, मेरे सामने ही उसकी बात हुई थी। मैंने ही बोला था कि काम निपटा के आ जाओ। कोई बात नहीं, निकाह तो हो चुका है। आप खाना लगवाएं, वो भी थोड़ी देर तक आ जाएगा। ज़ारून, तुम माहिमा को अब उसके कमरे में छोड़ आओ। एहान शायद लेट हो जाए, माहिमा को आराम की ज़रूरत है। वो अपनी बात मुकम्मल करता बाहर निकल गया। उष्णा भी उसके पीछे लपकी। ज़ारून ने झुककर होशो खिरत से बेगाना पड़ी अपनी बहन को उठाया। हुरिया और इरहा भी साथ हो ली। हुरिया ने आगे बढ़कर एहान के कमरे का दरवाज़ा खोला। मीर ने माहिमा को होश आने से पहले ही कमरे में पहुंचवा दिया था कि कहीं अब वो एहान की वजह से रुखसती के लिए कोई मसला ना खड़ा कर दे। कमरा सारा गुलाबों से भरा हुआ था। माय गॉड, ये सब कब हुआ? उन्हें तो इल्म भी ना हो सका था। ब्यूटीफुल यार। हुरिया को कुछ ज़्यादा ही पसंद आया था कमरा। ज़ारून ने आगे बढ़कर माहिमा को लिटाया और झुककर उसके सर पर बोसा दिया। तुम्हारी खुशियों के लिए मैं तुम्हारी नाराज़गी तो क्या, तुम्हारी नफ़रत भी बर्दाश्त कर लूँगा, मगर मैं अब मज़ीद तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता। वो मध्यम सा बोला, मगर वो होश में होती तो सुनती। ज़ारून वापस पलटा तो इरहा भी मुड़ी, जबकि हुरिया अभी तक गहरे गहरे सांस लेकर फूलों की महक अपने अंदर उतार रही थी। हुरिया, चलो आ जाओ, ज़ारून भाई तुम्हारे लिए ऐसा ही रूम सजवा देंगे। इरहा ने उनके दरमियान कशीदगी महसूस करते हल्के फुल्के अंदाज में हुरिया को छेड़ा। हाय, हमारे ऐसे मुकद्दर कहाँ। हुरिया ने ठंडी आह भरी। इरहा के सामने उसके इस शगुफे पर ज़ारून ने उसे घूरा तो वो गड़बड़ा कर आगे चल दी। भाई, एहान कहाँ है? मुझे पता है कि उसे कोई कॉल नहीं आई थी, फिर वो इस तरह उठकर क्यों चला गया? ज़ारून को भी अब तशवीश हो रही थी। 2 घंटे से ज़्यादा हो गए थे उसे वहाँ से गए हुए। फ़िक्र मत करो, करीब की किसी मस्जिद में होगा, जानता हूँ मैं उसे। मीर शाह ने आराम से जवाब दिया। परेशान मत हो, आ जाएगा। जब अल्लाह हमें हमारी इस्तात से ज़्यादा या ऐन हमारी चाह के मुताबिक हमें नवाज देता है ना, तो फिर उसका शुक्र भी तो बनता है ना। एहान भी सजदा शुक्र करने गया है। ज़ारून को बेख्तियार अपनी बहन की किस्मत पर रश्क आया था। वो पुरसकून सा होता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। शाह
क्या जो हुआ वो सब ठीक रहेगा? महिमा बहुत रो रही थी, बहुत बदगुमान है वो सबसे। उष्णा को बल्कि सबको महिमा के इस कदर रोने ने परेशान कर दिया था। आप भी ऐसे ही रो रही थीं जब हमारा निकाह हुआ था। तब आपने सोचा था कि हमारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी, वो भी जब एहान के साथ वक्त गुजारेगी तो समझ जाएगी। अल्लाह ने उसकी आजमाइशों के बदले में उसे एहान की सूरत में कितना अच्छा इनाम दिया है। मीर ने मोहब्बत से उसे बाहों में भरते समय, और आपको ये ब्लैक सूट पहनने को किसने कहा था? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? उष्णा ने नीचे वाला होंठ बच्चों की तरह ऊपर वाले होंठ पर रखा। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है। इतना कि मैं लम्हे गिन रहा था कि कब ये ख़त्म हो और कब आप मुझे तन्हाई में मैसर आएं। वो उसकी आधी बात सुनकर ही रोने की तैयारी पकड़ चुकी थी। बाकी बात सुनकर मारे शर्म के उसके सीने पर मुक्के मारने लगी। बहुत बुरे हैं आप, अभी तो मैं इससे भी ज़्यादा बुरा बनने लगा हूँ और मुझे बर्दाश्त करना आपकी मजबूरी है। फजर का वक्त हो रहा था जब उसकी आंख खुली। गुलाब की भीनी भीनी सी खुशबू उसके नथनों से टकराई। उसने बमुश्किल आंखें खोलने की कोशिश की मगर नाकाम रही, तो फिर से आंखें मूंद गई। फजर पढ़कर एहान हवेली वापस लौटा तो पिछले दरवाजे से अपने कमरे में आया तो हैरान रह गया। सारा कमरा गुलाब से सजाया गया था। यकीनन ये सब अरमान ने करवाया होगा। बेकरार सी मुतलाशी निगाहें बेड की तरफ उठी तो वहीं जम गई। गुलाबों के दरमियान बेखबर सोई हुई वो खुद एक गुलाब लग रही थी। एहान की आंखें छलक गईं। उसने हमेशा सुना था कि मर्द नहीं रोते, मगर वो तो रो रहा था। ज़ब्त के बावजूद आज आंसुओं पर उसका इख्तियार ही नहीं था। जैसे उसने ये सब तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये कह सकता कि उसके ख्वाब की ताबीर थे ये। वो आज उसकी थी। उसका दिल किया सारी दुनिया में ये ऐलान करवा दे, एक एक बंदे को पकड़ कर बताए कि महिमा शाब एहान आसिफ की है। उसका इश्क, उसका जुनून, उसकी दीवानगी मुजस्सम उसके सामने थी। वो जिसे कभी इस दुनिया से चोरी अपने दिल में बसाया था, आज वो उसके दिल में ही नहीं उसके निकाह में भी थी। उसके कमरे में, उसके बिस्तर पर, हर जगह वही तो थी। एहान तो कहीं नहीं था। जैसे वो मजनू बना वहीं जमा खड़ा उसे देखता जा रहा था। उसकी आंखों में जज्बात की तपिश जब ज़्यादा हुई तो वो कसमसाई, बेहिस्सो हरकत लेटी आहिस्ता आहिस्ता शऊर की मनाजिल तय करती। होश की दुनिया में आई तो करंट खाकर उठ बैठी। कमरा देखते ही उसे सब याद आने लगा। वो फिर से रोना शुरू हो चुकी थी। उसके रोने पर एहान भी जैसे होश में आया। दरवाज़ा बंद करता वो कदम घसीटता आगे बढ़ा। माहिमा ने एक नज़र उसे देखा। आंखें सुर्ख हो रही थीं उसकी। यकीनन वो सारी रात नहीं सोया था। सब मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे कि इसकी मर्ज़ी से हुआ है ये। अगर निकाह इसकी मर्ज़ी से हुआ होता तो ये रात घर से बाहर निकाल कर घर ना लौटता। उसके रोने में शिद्दत आ चुकी थी। प्लीज़ आप रोएं मत, आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। एहान को समझ ना आई क्या करे और कैसे चुप कराए उसे। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, तबीयत ख़राब हो जाएगी तो कौन सी बड़ी बात है, ऐसे नहीं कहते। एहान ने नरमी से उसे समझाना चाहा। तो फिर कैसे कहते हैं? वो जैसे फटी पड़ी। माहिमा। एहान ने इतना आहिस्ता उसका नाम लिया कि उसे खुद भी मुश्किल से सुनाई दिया। वो तो अभी उसका नाम लेने से भी हिचकिचा रहा था। अच्छी लड़कियां हर हाल में अपने रब की शुक्रगुजार रहती हैं। अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को पसंद करता है। जो उसके फ़ैसलों पर राज़ी हो जाते हैं वो दोनों जहानों में सुरखरू हो जाते हैं। वो पहले भी जब परेशान हुआ करती थी यूं ही उसे समझाया करता था, मैं कहाँ अच्छी हूँ, अच्छे तो आप हैं जिन्होंने मुझ जैसी अनचाहे बोझ को अपने कंधों पर लाद लिया। उस नादान को कौन बताता कि अगर वो अनचाही है तो फिर एहान आसिफ ने साल साल किसे चाहा था। मेरी जैसे मेरे जैसी को कबूल कर लिया। अच्छे तो आप हुए ना। एहान का दिमाग घूम गया था उसकी बातों पर। क्या मेरे जैसी मुझ जैसी की रट लगाई हुई है? क्या हुआ है आपको? लूली लंगड़ी हैं, अपाहिज हैं आप, बदसूरत हैं, अनपढ़ जाहिल हैं, बदजुबान, बद अखलाक, बदसलीका हैं आप। किरदार में कोई झोल है आपके? बोलें, क्या कमी है आप में? क्यों खुद तरसी का शिकार हो रही हैं? क्या चाहती हैं आप? मैं यहाँ बैठकर आपसे आपकी गुजरी ज़िंदगी को लेकर हमदर्दी करूं, तरस खाऊं आप पर, या किसी सतही और जाहिल मर्द की तरह कटहरे में खड़ा करके आपकी साबका ज़िंदगी को लेकर सवाल करूं आपसे, आपकी, या शकी उल कल्ब मर्दों की तरह आपकी टूट चुकी बदतरीन शादी को लेकर आपसे बास पुरस करूं? बताएं, क्या चाहती हैं आप? माहिमा तो दंग रह गई थी। उसने कब एहान को ऐसे बात करते देखा था? जी, हाँ जी, ओके, इस जैसे लफ्ज़ों पर मुश्तमिल बात करने वाला एहान तो नहीं था ये।
इस एहान के तो तेवर ही बदले हुए थे आज। वो जो एक के बाद दूसरी नज़र नहीं डालता था, आज उसके सामने खड़ा उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। क्या वाकई निकाह के बोलों में इतनी ताकत होती है कि एहान जैसा बंदा एक ही रात में इतना बदल गया था? अगर ये सच है तो ज़मान को कभी मुझसे लगाव क्यों नहीं हो सका? बोलें, अब खामोश क्यों हैं? क्या चीज़ परेशान कर रही है आपको? मुझसे पूछें, मैं जवाब दूंगा आपके सवालों का, मगर ये रोना बंद कर दें। माहिमा क्या खाक रोती, वो तो हैरत के समंदर में गोताजन थी। वो सब बचपन से साथ थे, और जब काफ़ी छोटे थे तब उस धुंधले धुंधले अक्स के मनाजिर कुछ याद थे उसे। मगर जैसे जैसे बड़े होते गए, एहान की घर की लड़कियों से बातचीत कम होती गई, और फिर अचानक वो बिल्कुल ही कट कर रह गया उन सब से। उसके बाद वो पढ़ने के लिए जर्मनी चला गया। 4 साल बाद आया तो बस अपने कमरे की हद तक महदूद हो गया। कहाँ वो नज़र झुकाकर बात करने वाला, और कहाँ ये इतना कॉन्फिडेंट एहान। एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, और उसे याद भी रखिएगा, ये सब मेरी मंशा पर हुआ है। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की जाती है। और क्या आपको अपने घर वाले इतने जाहिल लगते हैं कि वो मेरे साथ ये सब कुछ करते? फजूल की सोचों को दिमाग से निकाल दें, चेंज करके आराम करें। आप मुझ पर कोई बोझ नहीं हैं, मेरी बीवी हैं आप, मेरी ज़िम्मेदारी हैं आप। अब मैं एक नहीं सुनूंगा आपकी ऐसी कोई बात अगर आपने की तो। मुझसे निकाह का मतलब ये नहीं कि आप खुद को मुजरिम तस्वुर करना शुरू कर दें। जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहें, पूरे एतमाद के साथ। ये खुद तरसी का चोला उतार कर फेंक दें कहीं। मैं अपने फ़ैसले पर मुतमईन हूँ, आप भी उस पर राज़ी रहें। अपने लिए मज़ीद मुश्किलें पैदा मत करें, खुद अजियती से निकालें खुद को प्लीज़। आखिर में उसका लहजा बहुत हलावत लिए हुए था। पल में ही महिमा के एहसासात अजीब से हुए। सामने खड़ा वो ऊंचा लंबा बेइंतहा वजी सा मर्द अब उसका शोहर था। अभी वो कितनी खूबसूरती से सारी बात कर गया था, उसकी सारी खूबियाँ गिनवा चुका था। उसके किरदार को लेकर या उसकी पहली शादी को लेकर उसे कोई शक व शुबा नहीं था। उसने अभी इकरार किया कि वो उसकी बीवी है, और वो इस सब से मुतमईन है। महिमा मुश्किल से लहंगा संभालती आगे बढ़ी। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपकी एक पिक्चर ले सकता हूँ? एहान का लहजा बिल्कुल भी हुक्मिया नहीं था। माहिमा को हैरत हुई कि वो उसकी तस्वीर बनाने के लिए भी उसकी इजाज़त मांग रहा था, वरना शोहर को भला कब ज़रूरत होती है इजाज़तों की। वो हिचकिचा के वापस मुड़ी। अब कहती भी तो क्या, सो खामोशी से खड़ी रही। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए पिक्चर्स तो बनी ही नहीं होंगी, सो मैंने सोचा इतने स्पेशल डे की कोई पिक्चर तो होनी चाहिए ना। माहिमा को झटकों पर झटके लग रहे थे। आज तो वो इस निकाह को, आज के दिन को स्पेशल कह रहा था। एहान ने पॉकेट से अपना कीमती मोबाइल निकाला। अब वो बुरी तरह नर्वस हो रही थी। कोई पोज तो बनाए, फिर मैं आपकी पिक्चर लेता हूँ। वो यूं ही खड़ी थी। मुझे नहीं आते पोज, लठ मार अंदाज था। ओके, फिर ऐसा करते हैं, हम सेल्फी ले लेते हैं, अगर आप मुनासिब समझें तो। सेल्फी लेने से तो जाहिर था कि हान उसके साथ खड़ा होता, और उसकी तो इतने में ही पास हो गई थी। वो बिना कुछ कहे सर झुकाए खड़ी रही। ओके, आप रिलैक्स रहें, कोई बात नहीं, बस रोएं नहीं। एहान ने उसे यूं नर्वस होते देखा तो नरमी से मना किया। नहीं, कोई बात नहीं, आप ले लें। वो अटक अटक कर बोली, क्या पता वो बुरा ही ना मान जाए। जब शोहरों को कोई बात बुरी लगे तो आपके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा करते हैं, वो खौफजदा सी सोच रही थी। अगर आप मुझे ज़मान के साथ कंपेयर नहीं करेंगी तो ये एहसान होगा आपका। मैं अपनी कोई भी बहुत तारीफ़ नहीं करूँगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि कम अज़ कम मैं उस जैसा तो हरगिज़ नहीं। आपकी मर्ज़ी, आपकी हाँ ना, आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है, और इंशाल्लाह मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत ना हो। माहिमा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने कैसे जान लिया कि वो क्या सोच रही थी? इसमें कोई शक नहीं था कि एहान बेहतरीन था। जिसका भी नसीब बनता वो खुश नसीब ठहरती, मगर क्या वो मेरे जैसी इस्तेमाल शुदा रोंदी हुई मसली हुई लड़की डिज़र्व करता था? हरगिज़ नहीं। आप ले लें पिक, माहिमा ने अब के खुद से इजाज़त दी। रेहान ने कैमरा ऑन किया और उसके करीब आ खड़ा हुआ। माहिमा की हालत के पेश नज़र और कुछ वो खुद अपने अंदर अभी हिम्मत नहीं पाता था कि उसे छू सके, सो एहतियात से 2-4 इंच के फासले पर खड़ा हुआ। माहिमा को लगा जैसे खुशबुओं का रेला उमड़ आया हो। उसकी टांगें कांपने लगी। एहान के दिल की भी अजीब हालत थी। उसे कई बार ऐसा लगने लगता कि ये सब कोई ख्वाब है, जैसे वो उठेगा और सब बदल जाएगा। उसने कैमरा ऑन करके हाथ बढ़ाकर सेल्फी लेने के लिए मोबाइल सामने किया। कैमरे में उन दोनों के चेहरे साथ उभरे तो एहान ने 100 बार अपने परवरदिगार का शुक्र अदा किया। क्लिक की आवाज़ पर वो दोनों होश में आए। एक ही सेल्फी लेने में महिमा की हालत ख़राब हो चुकी थी।
रिश्ता बदल चुका था। वो जो कुछ वो जो कभी कुछ भी ना था, आज उसकी जिस्म जान का मालिक बन गया था। या अल्लाह, ये इन्हें क्या हो गया? निकाह होते ही इनके तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। वो बाकी सब भूले अब इन्हीं सोचों में उलझ चुकी थी। एहान बेड पर बैठा हुआ था जब वो वैसे ही वापस आती दिखाई दी। क्या हुआ? वो पूरी तरह मुतवज्जो था। मेरे कपड़े तो नहीं हैं इधर, उसने अपना मसला बताया। उधर पड़े हैं। एहान ने कबर्ड की तरफ इशारा किया। वो कशमकश का शिकार होती अलमारी की तरफ बढ़ी। उसे नहीं याद कि वो लास्ट टाइम कब एहान के रूम में आई थी। उसका कमरा ज़्यादातर बंद ही रहता था। मुलाजमा ही सफाई वगैरह कर दिया करती थी या कभी कभार बीजान पास खड़ी होकर सेटिंग करवा देती थी। उसकी कबर्ड, उसकी चीज़ों के बारे में उसे कुछ भी इल्म नहीं था। वो अब अचानक से इस कमरे की मकीन बना दी गई थी। महिमा ने अलमारी के पट खोले तो एहान के कपड़ों के साथ उसे 2 लेडीज़ सूट लटके नज़र आए। मुझे कोई आइडिया नहीं लेडीज़ की शॉपिंग का और साइज़ भी नहीं मालूम था, सो मैं मुश्किल से ही ये 2 सूट ले सका। बाकी आपको जो भी चाहिए होगा आप साथ चल कर ले लीजिएगा। माहिमा ने सर हिलाकर एक ब्लू कलर का नफीस सा सूट निकाला और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। एहान चुपके चुपके उसे ही देख रहा था। वो उसके सामने थी, उसके कमरे में चल फिर रही थी। सब कितना हसीन था। एहान के लब आप ही मुस्कुराए। वो सारी रात का जागा हुआ था, सो अब आंखें खुद ब खुद बंद हो रही थी। वो सुकून से लेटा नींद की गहरी वादियों में उतर गया। करीब आधे घंटे बाद वो शावर लेकर बाहर निकली। लहंगा हैंगर में डालकर कबर्ड में हैंग किया। उसे बेतरतीबी बिल्कुल भी पसंद न थी। ज्वेलरी, चूड़ियाँ और पिन्स का ढेर उसने फ़िलहाल ड्रेसिंग टेबल पर वैसे ही साइड पर रख दिया, क्योंकि उसे मुनासिब नहीं लगा ड्रॉर वगैरह खोलना। शुक्र था कि वो सो गया था। वो कुछ रिलैक्स हुई, तसल्ली से बाल सुलझाने लगी, क्योंकि उसे अपने लंबे बालों को सुलझाने में काफ़ी वक्त लगता था। कभी कभी तो वो खुद चिढ़कर कह देती कि हेयर कट करवा ले, मगर बीजान उसे हरगिज़ इजाज़त नहीं देती थी। इतना रोने से अब आंखों में जलन हो रही थी। दिल कर रहा था लंबी तान कर फिर से सो जाए, मगर अब ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बेड पर रेहान सोया हुआ था। अल्लाह अल्लाह करके बाल कंघी हुए। सत्यानाश हो पार्लर वालों का। हेयर स्टाइल के नाम पर जो बालों का कबाड़ा होता है, तौबा। बाहर जाने को भी दिल नहीं कर रहा था। वो सबसे ही नाराज़ थी। यूं ही उठकर सोफे पर आ बैठी और मेहंदी से सजे अपने हाथों पर जाने क्या तलाश कर रही थी। ज़हन इतना प्रागंदा हो चुका था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। एहान का रवैया बहुत नॉर्मल था, मगर उसे जाने क्यों यही लग रहा था कि वो सबकी वजह से उसके साथ नरमी बरत रहा है। जाने क्यों वो ये मानने को तैयार ही ना थी कि वो एहान जैसे बंदे की लाइफ पार्टनर बन चुकी है। जाने ये उसका खुद साख्ता गिल्ट कैसे ख़त्म होना था। वैसे ही ख्यालों में उलझी वो सोफे से टेक लगाए, पाँव सामने टेबल पर रखे आंखें मूंद गई।